कोटा कैरियर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान का पाठ संख्या 4 रासायनिक बलगत की, इससे पहले 3 पाठों का हम चैप्टर का स्टडी हम कर चुके हैं। आज हम ले रहे हैं केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर रासायनिक बलगत की, फिजिकल केमिस्ट्री का एक और पार्ट रासायनिक बल गति की, जो बोर्ड मार्क्स है जिसका 3। राजस्थान बोर्ड में यह 3 मार्क्स का चैप्टर है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यही आ गया कि रासायनिक बल गति कहते किसे हैं। तो आप कहोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग कोमा वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक वह क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। वह क्रियाविधि का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान की शाखा में किया जाएगा वह शाखा क्या कहलाएगी आपके पास? रासायनिक बलगत की। तो आप कहोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाए, वो क्या कहलाती है? आपकी बलगत की कहलाती है। अब यहां पर हमारे पास पॉइंट आ रहा है कि जो अभिक्रिया का वेग है, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितनी होगी। तो देखो, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रियाएं, और यह अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होगी ना भाई। कौन कौन सी? पहली होगी आपके पास अति तीव्र अभिक्रिया, फिर होगी आपके पास अति मंद अभिक्रिया, और तीसरी होगी आपके पास मंद अभिक्रिया। अब बात करते हैं अति तीव्र। ऐसी अभिक्रियाएं जो पलक झपकने से पहले ही पूरी हो जाए, अर्थात जिनको पूर्ण होने में 10 की घात -12 से 10 की घात -16 से 10 की घात -12 सेकंड का समय लगता हो। मीन्स इतने समय में पलक भी झपक जाए। पलक झपकने से पहले जो अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती है वो क्या कहलाती है? अति तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे इसमें उदाहरण क्या आपके पास? एक तो है उदासीनीकरण, एक उदाहरण तो आपके पास उदासीनीकरण, और एक अभिक्रिया आपके पास अवक्षेपण। तो एक तो हो गया उदासीनीकरण और एक क्या हो गया आपके पास? अवक्षेपण। ये 2 अभिक्रियाएं ऐसी है जो अति तीव्र अभिक्रिया है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो अत्यंत कम समय में 10 की घात -12 से 10 की घात -16 सेकंड में पूरी हो जाती है, उनको हम अति तीव्र अभिक्रियाएं बोलते हैं। जैसे उदासीनीकरण, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया। मतलब जब एक प्रबल क्षार से क्रिया करे तो इससे NaCl लवण प्राप्त होता है, प्लस जल की प्राप्ति होती है, प्लस ऊष्मा आपकी एनर्जी बाहर निकलती है। यह अभिक्रिया लगभग 10 की घात -10 से 10 की घात -12 सेकंड के समय में पूर्ण हो जाती है, अतः इसको क्या बोलते हैं हम? अति तीव्र। ऐसे अवक्षेप बनता है, जैसे AgCl का अवक्षेप बनता है, तो आपने कह दिया, एक तो ले लिया AgNO3, साथ में ले लिया आपने NaCl, इन दोनों की क्रिया कराई, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका? AgCl। एक तो बन गया AgCl जिसका अवक्षेपण होगा, अवक्षेप प्राप्त होगा, प्लस NaNO3 आपका क्या? बाहर निकल जाएगा। तो अवक्षेपण की अभिक्रियाएं और उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं किस प्रकार की अभिक्रियाएं? अति तीव्र अभिक्रियाएं जो बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती है। अथवा अति मंद अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में कई वर्ष, कई दशक या कई शताब्दी बीत जाए। ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में कई वर्ष, कई दशक व कई शताब्दियां लग जाती है, वो क्या कहलाती है आपके पास? अतिमंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, इस प्रकार की अभिक्रिया है जो बहुत धीमी होती है। मैं आपसे बात करता हूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर H2O बनाती है, ठीक है। यहां से आपका किसका निर्माण हो गया? पानी का निर्माण हो गया। अगर यह अभिक्रिया बिना उत्प्रेरक के हो या बिना अशुद्धि के हो
तो इसमें भी करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो ये भी क्या, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में या बिना अशुद्धि की उपस्थिति में हो तो इसे भी करोड़ों वर्ष लगते हैं, अर्थात ये क्या है, अतिमंद अभिक्रिया है। तो बल गति का प्रयोग अति तीव्र और अति मंद दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाओं पर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रियाएं जो दिखती नहीं, दिखने से पहले पूरी होगी और इनको कई समय लगता है, तो इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर हम बल गति का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको अति मंद व अति तीव्र अभिक्रियाओं पर हम बल गति का उपयोग नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों, कुछ सेकंडों या कुछ घंटों या कुछ सप्ताह या कुछ महीनों में, माह में पूर्ण हो जाती हो, उसे क्या बोलते हैं, हम मंद अभिक्रियाएं बोलते हैं, जो हम सामान्य केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल ध्यान रखना है, तो आप यूं कह सकते हो, एस्टर का जल अपघटन, जैसे एथिल एसीटेट ले लिया आपने CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, इसका आपने जल अपघटन किया, ठीक है, तो ये टूट गया, यहां से सपोज करो माइनस, कार्बन पे लग गया प्लस, SO टूटा आपका H प्लस OH माइनस, तो माइनस से प्लस, तो एक तो प्राप्त हो गया आपको एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस एक बन गया आपका इथेनॉल C2H5OH। इसका अध्ययन हम कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपके पास मंद अभिक्रिया कहलाता है। ऐसे ही आप भी कह सकते हो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय अपघटन, जैसे 2N2O5, ये बनेगा आपका 2NO2 प्लस 2O2 में, ठीक है, या देख लो 5 दूनी 10, तो यहाँ 4 लगा, यहाँ 4 लग जाएगा, क्योंकि यह नाइट्रोजन कितने 4, तो ये 4। यह अभिक्रिया भी कैसी है, मंद अभिक्रिया है। अर्थात रसायन विज्ञान में 3 प्रकार की अभिक्रियाएं, अतिमंद अभिक्रियाएं, अति तीव्र अभिक्रियाएं और मंद। अति तीव्र अभिक्रियाएं जो पलक झपकने से पहले ही पूर्ण हो जाए, और ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता हो, इन दोनों पर हम बल गति का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर किस पे करोगे, जो महीनों में, सेकंडों में, घंटों में, मिनटों में हो जाए, ऐसी अभिक्रियाओं के 1-2 एग्जांपल याद रख लो। नहीं तो सामान्य तौर पर हम जो कार्बनिक रसायन की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं वो मंद गति की होती है, जिन पर बल गति का प्रयोग लगाया जा सकता है। कार्बनिक और सामान्य अकार्बनिक अभिक्रियाओं पर हम बल गति का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमें ये पता चल गया कि वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 हम बल गति का प्रयोग केवल और केवल मध्यम या मंद गति की अभिक्रियाओं पर कर सकते हैं, अति मंद और अति तीव्र पर नहीं। चलिए, अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो देखो भाई, कोई अभिक्रिया चलती है तो एक तो होता है अभिकारक, और अभिकारक परिवर्तित होता है किसमें, उत्पाद में। तो होगा क्या, अभिकारक टूटेगा तभी तो उत्पाद बनेगा, ये टूटा और ये बना, तो दोनों की सांद्रता में क्या हुआ, परिवर्तन समय के साथ, उसी को क्या कहते हैं हम, अभिक्रिया का वेग। अर्थात प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, इसको आप क्या बोलते हो, अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। प्लस माइनस डेल्टा C और डेल्टा T। डेल्टा T सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा T समय के साथ, समय के साथ या समय में परिवर्तन, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन, प्लस उत्पाद का बनना, माइनस अभिकारक का टूटना, क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग। तो परिभाषा बन गई क्या, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जहां प्लस का चिन्ह क्या बताता है, उत्पाद का प्रकट होना, उत्पाद का प्रकट होने की दर है, प्रकट होने की दर, जबकि माइनस का चिन्ह अभिकारक के विलुप्त होने की दर है। ध्यान रखना, ये प्लस माइनस प्रकट होना और विलुप्त होना, इससे आगे जाकर न्यूमेरिकल सवाल भी बनते हैं, ठीक है, उसको आगे देखेंगे अपन। तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग। निश्चित समय अंतराल में सांद्रता में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जहां प्लस चिन्ह उत्पाद का बनना और माइनस चिन्ह अभिकारक का वियोजित या विलुप्त होने को प्रदर्शित करता है। अब अगर यहां से मैं ग्राफ खींचना चाहूं सांद्रता व समय के बीच, तो देखो यह आ गई आपकी सांद्रता और यह आ गया आपका समय।
जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो अभिकारक 100 थे, उत्पाद 0 थे। जब अभिक्रिया चलने लगी आगे तरफ तो ये टूटने लगे 100 से 90, 90 से 80, 70, तो ये 0 से 10, 20 बनने लगे। मींस अभिकारक तो घटते चले जा रहे हैं, उत्पाद 0 थे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक ग्राफ तो आएगा यूं 0 से, तो ये जिसको बताता है उत्पाद की सांद्रता, और एक ग्राफ अनंत से आता आता घटेगा, ये किसको बताता है अभिकारक की सांद्रता, ये बताता है अभिकारक को। और एक क्षण जब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों की सांद्रता, उस समय वो क्या कहलाएगा, साम्य अवस्था कहलाती है। ठीक है, जिस स्थान पर, जिस जगह पर अभिकारक की और उत्पाद की सांद्रता बराबर हो जाए, उस विशेष बिंदु को आप क्या कहते हो, साम्य अवस्था कहते हैं। साम्य अवस्था पर अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। लेकिन तुम एक ध्यान रखो बात को, क्लास 11 में साम्य अवस्था आप लोग पढ़ के, और साम्य अवस्था में आपने पढ़ा है गुलबर्ग और बाधिका नियम या द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। किसे कहते हैं, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, अर्थात उत्पाद का बनना अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर है। जब अभिकारक ही नहीं है तो उत्पाद कहां से बनेगा। तो ध्यान रखना, बल गति में अगर हम किसी की बात करेंगे तो वो केवल अभिकारक होगा, क्योंकि अभिकारक है तो उत्पाद बनेगा, नहीं तो उत्पाद नहीं बनेगा। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ ये इंपॉर्टेंट होगा कि अभिक्रिया का वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा जाए। अभिक्रिया का वेग और इधर क्या होगा आपका समय, अभिक्रिया के वेग और समय के बीच खींचा जाए ग्राफ, तो आप सीधी सीधी कहोगे कि इसमें क्या होता है भाई, इसमें सीधा अभिकारक की सांद्रता ही लेनी है। तो देखो यह अभिकारक की सांद्रता ली, तो यहां से सवाल पूछता है, इस ग्राफ को बोलते हैं अनंत स्पर्शी। हुआ क्या, देखो प्रारंभ में अभिकारक 100 है, उत्पाद तो 0 है, तो क्या होगा 100 से 90, 80 ऐसे हुआ। मतलब प्रारंभ में तो वेग तेजी से घटता है, घट रहा है, लगातार घट रहा है अभिकारक का वेग। तो प्रारंभ में तो वेग तेजी से घटता है, बाद में वेग धीमे धीमे घटता है। इस बात को क्या कहते हैं, हम चर घातांकी बोलते हैं। सम्मिलित रूप से इसको बोलेंगे चर घातांकी। और वेग चर घातांकी रूप से घटता घटता यहां आके देखो इसके समानांतर हो गया, अर्थात ये क्या हो गया, स्थिर। तो इस शब्द को बोलोगे आप उपेक्षणीय, 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 उपेक्षणीय हो जाता है, ठीक है, या नियत हो जाता है। तो आपको अभिक्रिया के वेग व समय के बीच खींचे गए ग्राफ में क्या होगा, अभिकारक का वेग चर घातांकी रूप से घटता हुआ उपेक्षणीय हो जाता है। इस ग्राफ को हम अनंत स्पर्शी ग्राफ कहते हैं। इसको आप क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस कहोगे, या यूं बोल दो अनंत स्पर्शी, इनफाइनाइट सिमिली कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या हो गया आपका अनंत स्पर्शी। सांद्रता और समय के बीच ग्राफ ये, और अभिक्रिया के वेग और समय के बीच ग्राफ ये। तो पूछ सकता है अनंत स्पर्शी ग्राफ किसे कहते हैं, तो आप कहोगे अभिक्रिया के वेग व समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या होगा, चर घातांकी रूप से घटता हुआ कैसा हो जाता है, उपेक्षणीय हो जाता है, अर्थात अनंत स्पर्शी ग्राफ प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया के वेग व सांद्रता के बीच ग्राफ कह सकते हैं। नेक्स्ट, सांद्रता और समय के बीच ग्राफ होंगे। निश्चित समय अंतराल में सांद्रता में हुआ परिवर्तन, अभिक्रिया का वेग, प्लस का मतलब उत्पादों की प्रकट होना, माइनस का मतलब अभिकारकों का घटना। नेक्स्ट, ये हो गया आपका अभिक्रिया का वेग। अब वेग के प्रकार देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अभिक्रिया के वेग के प्रकार। वेग कितने प्रकार का होगा, तो देखो अभिक्रिया का जो वेग के प्रकार है, ठीक है, उस आधार पर ये 3 प्रकार के हो गए। वेग 3 प्रकार के हो गए। सबसे पहला कौन सा वेग होता है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। दूसरा होता है आपके पास तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। और तीसरा होता है औसत वेग। तीसरा कौन सा होगा, औसत वेग। अब देखो भाई, कोई सा ही वेग हो, वेग निर्भर किस पे करेगा, अभिकारक की सांद्रता पे करेगा। तो ग्राफ तीनों का सेम ही बनेगा। अभिक्रिया के वेग और समय के बीच ग्राफ ये रहने वाला है। तात्क्षणिक वेग निकालोगे तो भी अभिक्रिया के वेग और समय के बीच ग्राफ ये रहने वाला है।
औसत वेग निकालोगे तो भी अभिक्रिया के वेग व समय के बीच ग्राफ यही रहने वाला है। अभिक्रिया का वेग dc, समय हो गया dt। ऐसे अभिक्रिया का वेग dc, समय हो गया dt। ऐसे यहां हो गया dc और यहां हो गया dt। प्रारंभिक वेग तो सीधी सीधी बात है, जब चालू हुआ था। टूटना कब प्रारंभ हुआ? यहां से। तो t बराबर 0, t बराबर 0 पर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है आपके पास? ताक्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, खत्म है ये तो। सॉरी, प्रारंभिक वेग कहलाता है। t बराबर 0 पर अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। ये तो यही खत्म। ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं? ताक्षणिक, क्षणिक मतलब क्षण, क्षण मतलब इंस्टेंट पॉइंट। तो मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पर आप वेग ज्ञात करो, उसे ही आप क्या कहते हैं? ताक्षणिक वेग। किसी निश्चित क्षण अभिक्रिया के वेग की गणना क्या कहलाता है? आपका ताक्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित क्षण। अब कौन इस निश्चित क्षण आपको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? तो देखो, इसको निकालने के लिए ये जो आपके पास पॉइंट आया, इसके सापेक्ष एक क्या खींच दो? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा खींचकर यहां पर क्या बना दो आप? एक ट्राइंगल, और उसका थीटा निकाल लो। ठीक है, उसका एंगल निकाल लो, थीटा निकाल लो, उससे ताक्षणिक वेग की गणना की जाती है। और इस विधि को बोलते हो आप ग्राफ की बहिर्वेशन विधि। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफ की बहिर्वेशन विधि। फॉर्मूला वही रहेगा, अभिक्रिया का वेग निकालना है dc बाई dt प्लस और माइनस, लेकिन इस पर लिमिट लग जाएगी, लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, ये लिमिट लग गई है। और या फिर एक काम करो कि यहां से कंपटीशन की भाषा में हम बात करें तो यहां से अगर हमें वेग निकालना है तो r होगा, तो यहां से जो एंगल बनता है ये, ठीक है, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल ले लो आप, तो r इक्वल टू बन जाएगा माइनस टेन थीटा। टेन थीटा मतलब इसकी ढाल, तो r इक्वल टू रेट क्या है? माइनस टेन थीटा है, मतलब उल्टा टेन थीटा का माइनस फॉर्म ले लो, उससे हम क्या निकाल सकते हैं? ताक्षणिक वेग निकाल सकते हैं। पर ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में ये फॉर्मूला है। दोबारा सुन लीजिए, ताक्षणिक वेग किसी निश्चित क्षण अभिक्रिया के वेग की गणना करना क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग ग्राफ की बहिर्वेशन विधि से ज्ञात किया जाता है, जिसके अंतर्गत जिस विशेष बिंदु पर वेग ज्ञात करना है उसके सापेक्ष एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा खींचकर उसका क्या कर देते हैं? हम एक लिमिट लगा देते हैं, और उस लिमिट या सीमा लगाने से जो वेग की गणना होती है वही क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग। या फिर माइनस टेन थीटा निकाल लो, वही क्या होगा? आपका ताक्षणिक वेग होगा। यह ताक्षणिक वेग ज्ञात करने की विधि है। इसको नहीं लिखना बोर्ड में, केवल इसको लिखना है, ये वाली बात। बहिर्वेशन है, जिस बिंदु के सापेक्ष निकालना है स्पर्श रेखा खींच लो, और स्पर्श रेखा खींचकर dc बाई dt में सीमा लगा दो, उससे क्या ज्ञात हो जाएगा? आपका ताक्षणिक वेग ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट, औसत वेग। औसत कैसे निकलता है? दो की तुलना करने पर निकलता है। सपोज करो पहली बार सांद्रता गिरी और यहां आ गया आपका C1, फिर दूसरी बार सांद्रता गिरी, यहां आ गया C2। अब इनको मिला दिया आपने, पहली बार टाइम हो गया T1, दूसरी बार क्या हो गया आपका? T2। ठीक है, तो आपके पास हो गया प्लस माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। बात वही है, प्लस माइनस dc बाई dt, सेम चीज। औसत वेग, ठीक है, औसत का मतलब सूक्ष्म समय अंतराल। अभिक्रिया का वेग का मतलब निश्चित समय, वहां तो हम कहते थे निश्चित समय अंतराल में, यहाँ सूक्ष्म समय अंतराल में। ठीक है, छोटे से टाइम इंटरवल में, छोटे से समय परिवर्तन में अभिक्रिया के वेग की गणना करना क्या कहलाता है? आपका औसत वेग कहलाता है। तो यूं कह सकते हो, सूक्ष्म समय अंतराल में अभिक्रिया के वेग की गणना करना क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका औसत वेग। ज्यादातर सवाल इसी के आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना, सुनो भाई, ये सवाल पूछेगा आपको मिनट में, औसत वेग की गणना मिनट में करो, सेकंड में करो और घंटे में करो। ठीक है, ये सवाल मोस्टली पूछता है। तो मिनट तो दिया हुआ रहेगा, आपको ध्यान रखना है। मां से कहूंगा, देखो मां से, तो जो दिया गया वेग है उसको 1/60 से गुणा कर देना। और हेड मार साहब से कहूंगा, ओवर्स को आप घंटे को क्या लिखते हो? HR, तो ये हो गया हेड मार साहब। हेड मार साहब से कहूंगा कितनी बार? 60 बार। तो जब भी मिनट से ओवर में कन्वर्जन होगा, मिनट से ओवर में परिवर्तन होगा, तो 60 से गुणा करना है। ऐसे मिनट से सेकंड में करोगे तो क्या करना आपको? 1/60 से गुणा करना है। ये हो गया अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग के प्रकार।
ठीक है, 3 प्रकार का। t बराबर 0 पर अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है आपके पास? प्रारंभिक वेग कहलाता है। ऐसे किसी निश्चित समय अभिक्रिया के वेग की गणना करना क्या कहलाता है आपका? ताक्षणिक वेग कहलाता है। ताक्षणिक वेग ग्राफ की बहिर्वेशन विधि से ज्ञात किया जाता है, जिसमें जिस बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करना है स्पर्श रेखा खींच के उसमें लिमिट लगा देते हैं, वही ताक्षणिक वेग है। नेक्स्ट, औसत वेग छोटे से समय अंतराल में, सूक्ष्म समय अंतराल में, ठीक है, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन औसत वेग कहलाता है। औसत वेग की गणना हम मिनट में कर सकते हैं, सेकंड में कर सकते हैं, ओवर्स में कर सकते हैं। अपनी किताब का 4.1 और 4.2 जो आपका क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। आगे स्टडी करते हैं, पहले हम रस समीकरण नीति देखते हैं क्या होती है, ठीक है। इस बात की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम अभिक्रिया को लिखना सीख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक देखिए, इसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग व रस समीकरण नीति, व रस समीकरण नीति, ये क्या चीज होती है? रस समीकरण नीति मतलब स्ट्राइकियोमिति, स्ट्राइकियोमिति इंग्लिश में नाम है ये स्ट्राइकियोमिति, हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण नीति, कोई सा भी नाम आ सकता है। देखो ऐसे याद कर लो, किसी अभिक्रिया की रस समीकरण नीति क्या है? महाभारत है, महाभारत। अब महा से तो शब्द आया मात्रात्मक, क्या आया? मात्रात्मक, और भार तो ये भार हो गया, ठीक है। रस समीकरण नीति किसी अभिक्रिया का मात्रात्मक भार संबंध है जो किसी अभिक्रिया के संतुलित होने की पुष्टि करता है, अभिक्रिया के संतुलित होने की पुष्टि करती है, कब वो अभिक्रिया संतुलित है या फिर नहीं है। तो अभिक्रिया का वेग तो पढ़ लिया, dc/dt। रस समीकरण नीति क्या है? किसी अभिक्रिया का मात्रात्मक भार संबंध जो अभिक्रिया के बैलेंस होने की, अभिक्रिया के संतुलित होने की पुष्टि करता है, वो क्या कहलाता है? आपका रस समीकरण नीति कहलाता है। अब रस समीकरण नीति को लिखा कैसे जाता है? तो इसके लिए सुनिए आप, जैसे मैं यहां कहता हूं 2a + 3b इक्वल टू कह दिया आपको 4c। इस अभिक्रिया के लिए आपको रस समीकरण नीति लिखनी है अभिक्रिया के वेग के आधार पर। तो वेग होता है dc/dt। तो देखो इसको लिखो, तो c की मतलब सांद्रता, तो a की सांद्रता, तो आपने लिखा dA/dt। सबको dc/dt में लिख दो। c मतलब सांद्रता है, जैसे a की सांद्रता a, b की b, ऐसे बराबर। इसकी क्या लिखोगे? dB/dt। इसकी क्या लिखोगे? dc/dt। अब ये दोनों अभिकारक है तो माइनस माइनस, ये उत्पाद है प्लस, मोलों को उल्टा लिख दो, ये समीकरण नीति है। 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4। ये इस अभिक्रिया की यह रस समीकरण नीति है। तो किसी भी अभिक्रिया की बात की जाए, पूछा जाए कि उसका रस समीकरण नीति अनुपात लिखो, तो सबको बराबर करना है। अभिकारक के लिए माइनस का चिन्ह लगेगा, उत्पाद के लिए प्लस का चिन्ह लगेगा, मोलों की संख्या उल्टी हो जाएगी। तो आपने क्या बोला? अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? dc/dt को लिखते हैं। c मतलब सांद्रता और t मतलब समय। किसी की सांद्रता और समय का अनुपात लिखा जाए तो वो अभिक्रिया का वेग, और रस समीकरण नीति के हिसाब से लिखा जाए मतलब मात्रात्मक भार संबंध के हिसाब से लिखा जाए तो वो होगी रस समीकरण नीति जैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई रिएक्शन दी जाए आपको, कोई सी भी रिएक्शन दे दे, सभी को इसी रूप में लिखना है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं और रिएक्शन की, ये दिया गया आपको N2 + 3S2 = 2 NH3। अब देखो सांद्रता नाइट्रोजन की है, हाइड्रोजन की है और NH3 की है। तो सांद्रता तो ये आ गई, तो क्या लिखोगे? d N2/dt बराबर, इसके लिए d S2/dt इक्वल टू, इसके लिए d NH3/dt। यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ कुछ नहीं, 3 का उल्टा 1/3, 2 का उल्टा 1/2, ये ठीक है। तो यही कहेंगे आप अभिक्रिया का वेग व रस समीकरण नीति। रस समीकरण नीति क्या है? महाभारत, मात्रात्मक भार अनुपात है। इस तरह से अभिक्रिया के वेग और रस समीकरण नीति। अब नेक्स्ट क्लास में अभिक्रिया के वेग से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसे अभी आपको बताया
वैसे ही वो कहेगा कि एक अभिक्रिया का वेग इतने से इतना परिवर्तन हो गया, उसकी गणना आप समय में कीजिए। कौन से समय में, मिनट में या फिर सेकंड में। तो यहाँ तक की बात का स्टडी करें, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।